Hello friends, in this video lesson we shall discuss normal transit period. आप सभी को नमस्कार, आप सभी का वेलकम इस क्लास में. You all are welcome to this class. क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स वर्किंग प्रॉपरली, इट्स एक्सेसिबल टू यू. सो कंफर्म कर दीजिए क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन. मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का. जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट. यस, डू इट क्विकली. वेल, वी कैन स्टार्ट इट. सो जैसा मैंने कहा, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडर फिडाई रूल्स. नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या होता है, ये पीरियड कितना रहता है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट हम इस सेशन में करने वाले हैं. और उसके साथ इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उनको करना भी हमारी एफर्ट रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड. सो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ रिलेटेड है. सो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड एंड नोशनल ड्यू डेट्स, these are linked to concessional interest rate on export bills. So जो एक्सपोर्ट के बिल्स होते हैं जिनको एक्सपोर्टर्स रेज करते हैं, उनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम थोड़ा कम लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कंसेशनल इंटरेस्ट रेट. और कंसेशनल इंटरेस्ट रेट के साथ ही लिंक है नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का भी और नोशनल ड्यू डेट का भी. अब नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या होता है. सो व्हाट इज नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड. नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड एक एवरेज पीरियड है. सो इट कंप्राइजेस ऑफ average period. Normally it is starting from date of negotiation, negotiation की डेट से या परचेज की डेट से या डिस्काउंट की डेट से ये शुरू होता है. एंड इट गोज अप टू रिसीट ऑफ बिल प्रोसीड्स. तो बिल की प्रोसीड्स आने तक. फॉर एग्जांपल, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो परचेज किया गया लेट अस से ऑन 1 फरवरी और इसका रियलाइजेशन होता है लेट अस से 15 मार्च को. तो 1 फरवरी से 15 मार्च तक का ये पीरियड ये बन जाएगा नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड. अदरवाइज जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो हम लेते हैं कि गुड्स को शिप किया गया, यानी शिप के ऊपर लोड किया गया और इसको रिसीव किया गया बाय इंपोर्टर. ये ट्रांजिट है, लेकिन इसके साथ नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का कोई लेना देना नहीं है. सो इट इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द टाइम टेकन फॉर अराइवल ऑफ द गुड्स एट द डेस्टिनेशन. सो डेस्टिनेशन तक गुड्स कितनी देर में पहुंची, तो इसके साथ इस पीरियड का कुछ लेना देना नहीं है. तो ये पीरियड किसके साथ रिलेटेड है, ये रिलेटेड है फॉरेन करेंसी का बिल जो है उसका रियलाइजेशन कितनी देर में हुआ, नेगोशिएशन की डेट से टिल रिसीट ऑफ अमाउंट ऑफ दैट बिल ऑफ एक्सचेंज. आई होप
दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या होता है। नो, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस। सो अलग अलग टाइप के एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, जिसको शॉर्ट में हम NTP भी कहते हैं, तो वो डिफरेंट है। और कितना कितना है, अब हम इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड को हम NPT भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में वी कॉल इट NPT। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए कितना कितना है। फिक्स्ड ड्यू डेट, अगर उस बिल का ड्यू डेट पहले से ही फिक्स हुआ है। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट यूज ऑन बिल्स वेयर ड्यू डेट इज ऑलरेडी फिक्स्ड और इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट और डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा, द एक्चुअल डेट इज नोन। तो जहाँ पे एक्चुअल डेट हमें पता हो कि बिल फलां डे को मैच्योर हो जाना है। So in those cases, NTP concept is not applicable. तो जिन एक्सपोर्ट बिल्स के केस में ड्यू डेट ऑलरेडी फिक्स्ड है, उन दे केसेस के अंदर NTP का कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट NPT, इट इज NTP। NTP का कॉन्सेप्ट उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। सो ध्यान से नोट कर लेंगे, अगर किसी बिल में ड्यू डेट पहले से ही फिक्स है कि इसका पेमेंट फलां डे होगा, तो उस केस में दिस विल नॉट अप्लाई। बिल इन फॉरेन करेंसी, सो अदर देन फिक्स्ड डेट बिल्स, अगर वो बिल फॉरेन करेंसी का बिल है तो उसमें नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होगा 25 डेज का, 25 दिन। सो 25 दिन का मीनिंग हुआ कि डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ रियलाइजेशन। So this period, it will be 25 days. Export to Iraq under United Nations guidelines, अगर एक्सपोर्ट इराक को किया जा रहा है और वो भी यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस के मुताबिक, then this period maximum will be 120 days. इसका मैक्सिमम पीरियड होगा 120 डेज का। बिल ड्रॉन इन रुपी अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किया है और बिल की जो करेंसी है वो इंडियन रुपी है, तो जैसा हमें पता है हम रुपी को INR इंडियन रुपी ऐसे लिखते हैं। तो अगर लेटर ऑफ क्रेडिट है, उसमें बिल ड्रॉ किया गया और करेंसी उसमें इंडियन रुपी है। रीइंबर्समेंट प्रोवाइडेड एट सेंटर ऑफ नेगोशिएशन, तो उसके लिए ये पीरियड है 3 डेज का, यानी जिस सेंटर के ऊपर नेगोशिएशन है वहीं पे रीइंबर्समेंट प्रोवाइड किया जाना है। तो दिस पीरियड विल बी ओनली 3 डेज, तो ये पीरियड केवल 3 डेज का रहेगा। Reimbursement provided at center of negotiation. Reimbursement provided in India at center different from center of negotiation. So this period will be 7 days.
सो फॉर एग्जाम्पल नेगोशिएशन है दिल्ली में और रीइंबर्समेंट ऑल्सो दैट इज इन दिल्ली, तो इसके लिए लगेंगे 3 days। लेकिन अगर रीइंबर्समेंट है लेट अस से बेंगलुरु, तो उस केस में इट विल बी 7 days। अगर रीइंबर्समेंट है आउटसाइड द कंट्री, तो लेट अस से रीइंबर्समेंट आना है फ्रॉम न्यूयॉर्क, तो इस केस में इट विल बी 20 days। यानी नेगोशिएशन का प्लेस और रीइंबर्समेंट का प्लेस, अकॉर्डिंग टू दैट द रीइंबर्समेंट पीरियड इज फिक्स्ड, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। Then exports to Russia under letter of credit where reimbursement is provided by Reserve Bank। अगर ये एक्सपोर्ट रशिया को होना है and it is under a letter of credit, and in this case payment is not to come from Russia, rather payment that is reimbursement that will be provided by Reserve Bank of India, so there is an arrangement for Russian payments। So in that case this period will be 20 days। इन सभी पीरियड्स को लेकर के एक बहुत अच्छा केस स्टडी भी बनता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो तो फिर केस स्टडी को भी हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बिल इन रुपीज नॉट अंडर एलसी, तो अभी तक हम बात कर रहे थे अगर वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर बिल को ड्रॉ किया है, और अब हम बात करेंगे बिल इन इंडियन करेंसी बट इट इज नॉट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, तो उस केस में इट इज 20 days, दैट इज 20 days। Now next one is TT reimbursement under letter of credit। तो अगर लेटर ऑफ क्रेडिट है उसके अंदर हमने बिल को नेगोशिएट किया है और टेलीग्राफिक ट्रांसफर का रीइंबर्समेंट है, टीटी रीइंबर्समेंट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, वेयर एलसी प्रोवाइड्स फॉर रीइंबर्समेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अगर वो रीइंबर्समेंट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आनी है, वायर ट्रांसफर्स हम जिसको कहते हैं आरटीजीएस, एनईएफटी, तो वेयर रीइंबर्समेंट इज बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इट इज 5 days। जैसे स्विफ्ट में अगर रीइंबर्समेंट आना है, वेयर एलसी प्रोवाइड्स रीइंबर्समेंट क्लेम आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। अगर एलसी में ऐसा प्रोविजन है कि रीइंबर्समेंट इतने दिनों के बाद आएगा फ्रॉम डेट ऑफ नेगोशिएशन, तो उस केस में 5 days तो अवेलेबल रहेंगे और साथ में वो एडिशनल पीरियड भी अवेलेबल रहेगा विच इज मेंशन्ड देयर। सो इफ एलसी प्रोवाइड्स रीइंबर्समेंट क्लेम आफ्टर सो मेनी नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ नेगोशिएशन, यानी क्लेम कितने पीरियड में लॉन्च किया जा सकता है, तो वो पीरियड भी 5 days में ऐड हो जाएगा। तो ये थे रूल्स रिलेटिंग टू नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। आई एम श्योर कि ये सारे हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे और सभी को हमने ठीक से नोट कर लिया होगा। इफ़ दैट बी द केस तो क्विकली चैट बॉक्स के अंदर
NQ टाइप कर दीजिए, नो क्वेश्चन, NQ। सो क्विकली टाइप कर दीजिए सो दैट आई एम श्योर कि आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है। यस, डू इट क्विकली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो चेंज इन द टेनर। सो टेनर होता है मेच्योरिटी पीरियड। अगर मेच्योरिटी डेट में कोई चेंज किया जाए, कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो उससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं? इन केस ऑफ चेंज इन यूजेंस ऑफ ए बिल, अगर किसी बिल का यूजेंस पीरियड लेट अस से पहले था 60 डेज का, अब इसको चेंज कर दिया है लेट अस से टू 75 डेज, तो उस केस में रूल क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन पोस्ट शिपमेंट लोन शैल बी चार्ज टू द कस्टमर अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस। जो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक चार्ज किया जाएगा। सेकंड पार्ट, बैंक शैल चार्ज और बैंक शैल पे नोशनल स्वैप डिफरेंस। स्वैप होता है करेंसी को एक्सचेंज करना। सो बैंक या तो चार्ज करेगा, रिकवर करेगा, या बैंक पे करेगा नोशनल स्वैप डिफरेंस। और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, आउटले और इनफ्लो ऑफ फंड्स ऑन सच स्वैप, सो दैट विल ऑल्सो बी रिकवर्ड और दैट विल ऑल्सो बी पेड। तो 3 एस्पेक्ट्स हो गए। नंबर 1, इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक चार्ज किया जाएगा। RBI की गाइडलाइंस कहती हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की एक पॉलिसी बनाता है, उसी को फॉलो करना है। इसके अलावा बैंक या तो रिकवर करेगा या पे करेगा स्वैप चार्जेस, और तीसरा, बैंक या इंटरेस्ट पे करेगा या बैंक इंटरेस्ट रिकवर करेगा ऑन दैट स्वैप, उस एक्सचेंज के ऊपर। तो ये रूल हैं सब्स्टिट्यूशन के या चेंज इन टेनर के। और आगे ये रूल क्या कहते हैं? इट इज ऑप्शनल फॉर बैंक्स टू एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ बिल्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर परचेज ऑफ ए क्लेंटिटी। इन सच केसेस बैंक शैल रिकवर पे नोशनल स्वैप डिफरेंस फॉर द रिलेटिव कवर। सो बैंकों को ये ऑप्शनल है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं डिलीवरी ऑफ बिल्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर परचेज ऑफ ए क्लेंटिटी। तो उस केस में बैंक रिकवर करेंगे नोशनल स्वैप डिफरेंस या पे करेंगे नोशनल स्वैप डिफरेंस फॉर द रिलेटिव कवर। और इसके अलावा वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर या पे करेंगे या रिकवर करेंगे, जैसा कि रूल 6 के अंदर मेंशन्ड है। सो रूल 6 में ये स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जो हमें फॉलो करने हैं। एक्सपोर्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सो एक्सपोर्ट बिल जब बाहर भेजे जाते हैं रियलाइजेशन के लिए, वो 2 तरह के सिचुएशंस होते हैं। एक है बिल को परचेज किया और पहले ही पैसा दे दिया। दूसरा, बिल को कलेक्शन के लिए भेजा, जब रियलाइज हो जाएगा पैसा तब अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। सो एक्सपोर्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन में इमीडिएटली अमाउंट क्रेडिट नहीं किया जाता, तो अमाउंट इज क्रेडिटेड ऑन रियलाइजेशन। तो इससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं? सो एप्लीकेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कौन सा रहेगा? कन्वर्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन or of goods sent on consignment basis shall be done at prevailing TT buying rate or forward contract rate as the case may be। तो जब वो रियलाइज होके आएगा तो उसकी जो कन्वर्जन की जाएगी, तो वो कन्वर्जन किस रेट के ऊपर की जाएगी? सो कन्वर्जन की जाएगी उस समय का जो TT बाइंग रेट होगा, द देन प्रिवेलिंग TT बाइंग रेट। और उसके लिए अगर पहले से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट है, तो फिर
उस अरेंजमेंट के अंदर जो रेट लिखा होगा। सो ईदर इट विल बी टीटी बाइंग रेट जो कन्वर्जन होगा, और अगर पहले से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है तो इट विल बी द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट। इसके अलावा कन्वर्जन टू रुपी इक्विवेलेंट शैल बी मेड ओनली आफ्टर फॉरेन करेंसी अमाउंट इज क्रेडिट टू नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ द बैंक। और ये कन्वर्जन कब किया जाएगा? जब बैंक के पास ये कन्फर्मेशन आ गया कि बैंक का जो नॉस्ट्रो अकाउंट है, जो आउटसाइड द कंट्री होता है हमारा फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो जब उस अकाउंट में पैसा हमें रिसीव हुआ तो उसके बाद हम ये कन्वर्शन परमिट करेंगे। On receipt of credit advice or statement of nostro account and compliance of the guidelines requirement of bank and FEMA, bank shall transfer funds for credit of exporters account within 2 working days। तो ये भी एक important part आ गया है। So amount has been credited to our nostro account and we received the credit advice or statement of account। तो ये तो सारे के सारे ऑनलाइन भी देखे जा सकते हैं आजकल। तो उस केस में सो द डेट वी कम टू नो प्लस 2 days, सो विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम दैट, 2 वर्किंग डेज के विद इन ये अमाउंट हमें कन्वर्ट करना होगा। सो कन्वर्जन का रेट हमें पता चल गया, कन्वर्जन कब करनी है तो ये भी हमें पता चल गया। If above stipulated time is not observed, bank shall pay compensation for delayed period at minimum interest rate charged on export credit। अगर 2 दिनों से बैंक डिले करता है तो उस केस में बैंक कॉम्पनसेट करेगा कस्टमर को और इंटरेस्ट पे करेगा। कितना इंटरेस्ट पे करेगा? बैंक का जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है एक्सपोर्ट क्रेडिट के ऊपर, तो दैट कॉम्पनसेशन विल बी अकॉर्डिंग टू दैट। सो फॉर डिले, अगर इसको कंप्लाई नहीं किया जाता टाइम लिमिट को, बैंक विल पे इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रिवेलेंट इन द बैंक। तो फ्रेंड्स क्विकली, अगर आपका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है, वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर लेंगे और इस स्क्रीन के ऊपर इस समय जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है ये इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। सो लाइव क्लास के बारे में ध्यान रखना है कि लाइव क्लास, कई स्टूडेंट पूछते हैं क्या ये काफ़ी है एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो मैं कहूँगा ये काफ़ी नहीं है, लेकिन ये बहुत हेल्प करती है बेटर स्कोरिंग के अंदर। तो अगर आपको पास होना है तो आपको फुल सिलेबस कवर करना होगा और उसके लिए आप बुक को यूज़ कर सकते हैं, वीडियो लेसन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो लेसन्स का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारा, तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक ए डिसीजन, लेकिन पूरे सिलेबस को ज़रूर कवर करें। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस आंसर्स की। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड फॉर एक्सपोर्ट्स टू इराक अंडर यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस। तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड इराक के लिए यूएन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो कितना है? यस, यू कैन रेफर टू योर कॉपी ऑल्सो। कोशिश करिए कि बगैर कॉपी को रेफर किए आंसर करें, बट यू कैन रेफर टू योर कॉपी एज वेल। सो दिस पीरियड इज मैक्सिमम 120 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन। सो आंसर हमारा हुआ सी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड फॉर बिल्स ड्रॉन इन रुपी अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट विद रीइंबर्समेंट प्रोवाइडेड बाय बैंक्स आउटसाइड इंडिया। तो एलसी के अंदर रुपी बिल है, रीइंबर्समेंट आउटसाइड इंडिया होनी है, तो इसके लिए ये ट्रांजिट पीरियड कितना है? 3 days, 7 days, 20 days या 25 days। So what shall be the answer in this case? So it will be 20 days।
LC ड्रॉन अंडर, जो बिल है एक्सचेंज वो रुपी का है और LC में ड्रॉ किया है और पेमेंट आउटसाइड इंडिया है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड फॉर बिल इन ए फॉरेन करेंसी? अगर वो बिल फॉरेन करेंसी का बिल है तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कितना है? 20 डेज, 25 डेज, 30 डेज और 35 डेज। यस, so what shall be the answer for this? Yes, very good. So answer in this case will be 25 days. What is normal transit period for bills in rupees but not drawn under letter of credit? जो बिल लेटर ऑफ क्रेडिट में ड्रॉ नहीं किए गए, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज और 25 डेज। Will not drawn under letter of credit, तो दिस पीरियड इज 20 डेज, तो ये पीरियड 20 डेज का है। Now, what is normal transit period for TT reimbursement under letter of credit where LC provides for reimbursement by electronic means? तो जहाँ reimbursement electronic means यानी जैसे स्विफ्ट में है 3 डेज, 5 डेज, 10 डेज और 15 डेज, तो ये पीरियड कितना है? So this period is 5 days, 5 दिनों का आंसर हमारा है। What is normal transit period for exports to Russia under LC where a reimbursement is provided by Reserve Bank of India? तो रशिया को ये एक्सपोर्ट है अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, रीइंबर्समेंट आरबीआई ने प्रोवाइड करना है 3 डेज, 7 डेज, 20 डेज और 25 डेज। So how much it will be? So it will be 20 days. Question number 7. What is NTP for reimbursement provided in India at the center different from center of negotiation for bill drawn in rupee under LC? तो जहाँ reimbursement उस सेंटर से अलग है जिस सेंटर से ऊपर उसको नेगोशिएट किया गया, 3 डेज, 7 डेज, 20 डेज या 25 डेज। So what is the period? कितना पीरियड है इसके लिए एनटीपी का? So this period is 7 days, 7 दिनों का। In case of a change in usance of a bill, what will be bank charges the customer as per RBI guidelines? अगर usance bill का पीरियड चेंज किया जाए तो what will bank charge the customer according to RBI guidelines? Notional swap difference, interest on outlay और inflow of funds, both A, B और इनमें से कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। तो बैंक के जो चार्जेस रहेंगे किसको लेकर के रहेंगे? व्हाट विल द बैंक चार्ज? तो बैंक क्या चार्ज करेगा? सो उस केस में बैंक नोशनल स्वैप डिफरेंस भी चार्ज करेगा या पे करेगा, और इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन आउटले मींस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पे करेगा या चार्ज करेगा अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। तो ये दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होंगे, इधर बैंक कस्टमर को पे करेगा या कस्टमर से बैंक रिकवर करेगा। वेल फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज की ये क्लास आपको बहुत यूजफुल लगी होगी, और अगर ऐसा है तो जाने से पहले स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दीजिए सो दैट आई कम टू नो कि आपने हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो जैसा मैंने कहा, इसकी बहुत अच्छी केस स्टडी भी कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हैं और कुछ भी सिचुएशन दे करके एक केस स्टडी इसके ऊपर बनाई जा सकती है। चलिए आज की क्लास को अब हम वाइंड अप करेंगे और
नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड कुछ और भी डिस्कस कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज का। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।